नमस्ते दोस्तों, केटीवी स्टोरी हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ आपको हर दिन कुछ नया और दिलचस्प सुनने को मिलेगा। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना न भूलें। अब चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, सूरजपुर नाम का एक गांव था। वहां एक आदमी रहता था जो शिकारी था, पर वो बाकी शिकारियों जैसा बिल्कुल नहीं था। उसने अपनी पूरी जिंदगी में किसी जानवर को चोट नहीं पहुंचाई थी, हाथ उठाना तो दूर की बात। उसके पास बस एक बांसुरी और एक जाल था। वो रोज जंगल जाता, पक्षियों को पकड़ने वाला जाल बिछाता और थोड़ी दूर बैठ जाता। फिर वो अपनी बांसुरी की मीठी मीठी धुन बजाने लगता। उसकी आवाज सुनकर पक्षी उड़कर चले आते। आदमी इंतजार करता और जैसे ही कोई पक्षी उसके जाल में फंसता, वो रस्सी खींचकर उसे बंद कर लेता। फिर वो उस पक्षी को अपने घर ले आता। अपने पकड़े हुए पक्षियों को वो घर में रखता, उन्हें दाना पानी देता और उनकी प्यारी प्यारी आवाजें सुनता। जब कभी उसे पैसों की जरूरत होती तो 2-3 पक्षियों को बाजार में बेच देता। इस पक्षी पकड़ने वाले शिकारी का एक बेटा भी था जिसका नाम था सूरज। सूरज अभी बहुत छोटा था जब उसके पिताजी बीमार पड़े और फिर इस दुनिया से चले गए। अब सूरज और उसकी मां अकेले रह गए। उनके पास जो भी पैसे थे वो जल्दी ही खत्म होने लगे, जैसे पानी रेत में सूखता है। हालत इतनी खराब हो गई कि उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उनकी जिंदगी बड़ी मुश्किल से कटने लगी थी। सूरज छोटा था पर बहुत हिम्मती और बहादुर था। वो घर के कामों में अपनी मां की मदद करता था। इसके बाद जो भी समय मिलता वो जंगल चला जाता, जहां उसके पिताजी पक्षी पकड़ा करते थे। समय बीता और सूरज अब जवान हो गया था। एक दिन उसने अपनी मां से कहा, मां, अब मैं बच्चा नहीं रहा, मैं बड़ा हो गया हूं। पिताजी के जाने के बाद आपने बहुत मेहनत की है। अब तुम मुझे पिताजी का जाल और बांसुरी लाकर दे दो। कल से मैं भी जंगल में जाकर पक्षी पकड़ा करूंगा। उसकी मां जानती थी कि सूरज एक बहुत बहादुर लड़का है और उसने जंगल का एक एक कोना देख रखा है जैसे अपनी हथेली। इसीलिए उसकी मां ने उसे बांसुरी और जाल लाकर दे दिया। अगले दिन सूरज जल्दी उठा और जंगल की तरफ निकल पड़ा। उसे न तो किसी चीज का डर था और न ही यह ख्याल कि वो रास्ता भूल सकता है, क्योंकि वो इस जंगल के हर हिस्से को जानता था। सूरज घने जंगल में बहुत दूर निकल गया। उसने एक जगह पर जाल बिछाया और पास ही बैठकर बांसुरी बजाने लगा। पर पूरे दिन बांसुरी बजाने के बाद भी एक भी पक्षी उसके पास नहीं आया। आखिर में जब जंगल में शाम का अंधेरा फैलने लगा तो वो थका हारा खाली हाथ अपने घर लौट आया। उसकी मां जानती थी कि ऐसा ही होगा। पक्षी पकड़ना इतना आसान काम नहीं है, भला कोई एक ही दिन में ये काम कैसे सीख सकता है। उसने अपनी बेटी को तसल्ली दी और समझाया, बेटा, तुम्हारे पिताजी भी एक ही दिन में इस काम में माहिर नहीं हो गए थे। अभी तुम्हें इस काम को सीखने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सूरज हिम्मत हारने वालों में से नहीं था, जैसे कोई चट्टान। उसने कई दिनों तक ये काम जारी रखा। आखिर में उसे बांसुरी पर खूबसूरत धुनें बजाना, अपने आप को पक्षियों से छिपाना और बिना हिले डुले सब्र से देर तक बैठना आ गया। इसका नतीजा ये हुआ कि अब पक्षी उसके जाल में फंसने लगे थे। अब तो हर दिन वो जंगल जाता, जाल बिछाता और कुछ दूर जाकर छिप जाता। बांसुरी की धुन सुनकर पक्षी आते और उसके जाल में फंस जाते। एक दिन की बात है जब सूरज के जाल में एक बहुत ही अजीब और खूबसूरत पक्षी आकर फंस गया। उसके पंख बहुत ही रंग बिरंगे थे। देखने में वो पक्षी बहुत ही शानदार लग रहा था। सूरज खुशी खुशी उसे अपने घर में ले आया। सूरज ने पक्षी को एक पिंजरे में बंद कर दिया। अगली सुबह जब वो उठा तो देखकर हैरान रह गया कि उस पक्षी ने एक बहुत ही खूबसूरत अंडा दिया था। वो अंडा भी रंग बिरंगा था। सूरज सोचने लगा कि ये अंडा बाजार में बेचकर कुछ पैसे कमा लिए जाए। जब वो अंडा लेकर बाजार में पहुंचा तो एक व्यापारी ने उसे देख लिया। ये व्यापारी बहुत ही चालाक और लालची था, जैसे कोई लोमड़ी। उसका तो काम ही गरीब लोगों को धोखा देना और सस्ती चीजों को महंगा बेचना था। सूरज के हाथ में एक रंगीन अंडा देखते ही उस दुकानदार ने आवाज दी, अरे लड़के, सुनो, क्या ये अंडा तुम मुझे बेचना चाहते हो? मैं इसे खरीद लूंगा। सूरज पहले से ही जानता था कि यह व्यापारी बहुत बुरा आदमी है। उसकी चालाकी और लालच देखकर सूरज ने कहा, मैं ये अंडा बेचना तो चाहता हूं, लेकिन इसकी कीमत पूरे 8 आने लूंगा। व्यापारी कहने लगा,
ठीक है। सूरज ये देखकर हैरान हुआ कि चालाक व्यापारी ने उस अंडे की कीमत कम करने की कोशिश नहीं की और उसे 8 आने देकर वो अंडा खरीद लिया। इस तरह से सूरज ने वो अंडा उस व्यापारी को बेच दिया और पैसे लेकर अपने घर आ गया। उसने वो पैसे अपनी माँ को दिए। माँ भी बहुत खुश थी कि चलो उसके बेटे ने कुछ कमाई शुरू कर दी। अगली सुबह जब सूरज उठा तो उसने देखा कि उस पक्षी ने एक बार फिर से एक रंगीन अंडा दिया है। ये अंडा भी सूरज ने जाकर उस चालाक व्यापारी को बेच दिया। इस तरह से रोजाना वो पक्षी एक खूबसूरत अंडा देता और सूरज उस व्यापारी को वो अंडा बेच देता। ऐसे ही दोनों माँ बेटे के दिन अच्छे से बीतने लगे। एक दिन सूरज के मन में विचार आया कि ये चालाक व्यापारी मुझसे बहुत ही कम कीमत में अंडा खरीद लेता है, जरूर ही ये इस अंडे को आगे ज्यादा कीमत पर बेचता होगा। ये सोचकर एक दिन उसने व्यापारी का पीछा किया। वो व्यापारी उस रंगीन अंडे को राजमहल में ले गया। असल में वो व्यापारी रोज अंडे को खरीदकर राजा को महंगे दामों में बेचता था। ये सब जानकर सूरज सोचने लगा, क्यों न मैं खुद ही ये अंडा लेकर राजा को बेच दिया करूं और इसके बदले में मुझे राजा से अच्छी रकम मिल जाएगी। और फिर सूरज ने ऐसा ही किया। अगले दिन जब पक्षी ने अंडा दिया तो सूरज उस अंडे को लेकर सीधा राजा के पास गया। राजा ने सूरज से वो अंडा खरीदा और उसके बदले में उसे एक सोने की अशर्फी दे दी। सूरज ये अशर्फी पाकर बहुत खुश हुआ। वो तुरंत दौड़ा दौड़ा अपने घर में आया। उसने अपनी माँ को सारी बात बताई। अब तो माँ और बेटे दोनों की खुशी का ठिकाना न रहा, जैसे उन्हें कोई खजाना मिल गया हो। बस फिर क्या था, अब तो सूरज का रोज का यही काम था। वो रोज सुबह उठता, पक्षी का अंडा लेता और सीधा महल में जाकर एक अशर्फी के बदले में उसे राजा को बेच देता। इधर चालाक व्यापारी सोचने लगा कि काफी दिन हो गए सूरज वो नायाब अंडा लेकर मेरे पास नहीं आ रहा। आखिर में उसे इस बात का पता चल गया कि सूरज अब खुद ही वो अंडा लेकर महाराज को बेच कर आता है। ये बात जानकर उस व्यापारी को बहुत गुस्सा आया, जैसे कोई आग बबूला हो गया हो। उसने मन ही मन में ये ठान लिया कि इस लड़के को सबक जरूर सिखाया जाएगा। ऐसा सोचकर वो व्यापारी एक दिन राजा के पास गया और कहने लगा, महाराज की जय हो, आप उस लड़के सूरज से इतना महंगा अंडा क्यों खरीदते हैं? ये अंडा तो आपको बिल्कुल मुफ्त में मिल सकता है। राजा ने कहा, आखिर वो कैसे? व्यापारी कहने लगा, महाराज, इस लड़के सूरज के पास एक बहुत ही अजीब और खूबसूरत सा पक्षी है जो हर रोज अंडा देता है। आप उस पक्षी को सूरज से छीन लीजिए, उसके बाद वो पक्षी और उसके अंडे आपके हो जाएंगे। इस तरह से आपको रोज अंडा खरीदना नहीं पड़ेगा, बल्कि मुफ्त में ही आपको अंडा मिल जाया करेगा। राजा उस चालाक व्यापारी की बातों में आ गया। उसने उसी समय अपने सैनिकों से कहा कि वो अभी के अभी जाकर सूरज नाम के उस लड़के के घर से वो खूबसूरत पक्षी लेकर आए। कुछ ही देर के बाद सैनिक सूरज के घर पहुंच गए। राजा के सिपाहियों को अपने घर में देखकर सूरज कुछ घबरा सा गया और पूछने लगा कि आखिर मैंने क्या अपराध किया है जो सिपाही मेरे घर पर आए हैं। सिपाहियों ने कहा, लड़के, हमें तो राजा ने आदेश दिया है कि तुम्हारे घर पर जो खूबसूरत सा रंगीन पक्षी है उसे तुरंत राजमहल में पहुंचा दिया जाए। सूरज समझ गया कि अगर उसने राजा की बात नहीं मानी तो राजा उसे सजा भी दे सकता है। इसीलिए उसने सिपाहियों को उस पक्षी को ले जाने दिया। इसके बाद सिपाही उस पक्षी को पिंजरे समेत उठाकर राजमहल में ले आए। सूरज की समझ में ये बात भी आ गई थी कि हो न हो ये उसी चालाक दुकानदार की साजिश है, क्योंकि राजा तो इतना मूर्ख है कि वो कभी ये बात सोच ही नहीं सकता कि अंडा कहां से आ रहा है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी सूरज ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी बांसुरी और जाल उठाया। अगले दिन से वो जंगल में जाने लगा। उसने ऐसी मधुर बांसुरी बजाई कि जंगल के कोने कोने से परिंदे उड़ उड़ कर उसके पास आने लगे। उसके जाल में कभी कबूतर, कभी बुलबुल तो कभी तीतर फंस जाता। उन पक्षियों को वो बाजार में बेच देता। इस तरह से माँ बेटे दोनों हंसी खुशी की जिंदगी बिताने लगे। सूरज अब पूरे शहर में मशहूर हो चुका था। जब किसी को भी कोई पक्षी पालना होता तो वो सूरज के पास आता, उससे पक्षी खरीद लेता। जब चालाक व्यापारी ने यह सब कुछ देखा तो वो सूरज के पास आया और उसे कहने लगा कि ये सब पक्षी तुम उसे बेचा करो। सूरज ये बात समझ गया कि वो उससे पक्षी सस्ते में खरीद कर बाकी लोगों को महंगे में बेचेगा।
जैसे कोई ठग। इसीलिए सूरज ने व्यापारी का यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया और उसे साफ मना कर दिया। चालाक व्यापारी को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। एक बार फिर से उस धूर्त व्यापारी ने सूरज को सबक सिखाने की ठानी। वो उसी समय राजमहल में गया और राजा से कहने लगा, महाराज, आपने जो पक्षी सूरज से लिया है वो अकेला होने की वजह से बहुत उदास रहता है। आप उस लड़के सूरज से कहिए कि वो ऐसा ही एक और पक्षी आपको लाकर दे, ताकि आपका पालतू पक्षी अपने साथी के साथ खुशी से रह सके। राजा थोड़ा मंदबुद्धि तो था ही। उसने सोचा कि यह व्यापारी ठीक कहता है। राजा ने उसी समय सिपाहियों को भेजकर सूरज को अपने महल में बुलाया और फिर राजा ने सूरज से कहा कि मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम मेरे पालतू पक्षी के लिए इसका ऐसा ही एक साथी लाकर दो, वरना तुम्हारी खैर नहीं है। सूरज राजा से कुछ कहने की कोशिश करता है, पर राजा ने कहा कि मैं एक शब्द भी सुनना नहीं चाहता। मैं तुम्हें 1 महीने की मोहलत देता हूं। तुम अगर 1 महीने के अंदर अंदर ऐसा एक और पक्षी न ला सके तो मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगा। राजा की यह बात सुनकर सूरज बहुत परेशान हो गया, पर उसने हौसला रखा। वो अपने घर वापस आया और उसने अपनी मां को सारी बात बताई। जब मां को यह पता चला तो वो अपने बेटे को समझाते हुए कहने लगी, बेटा, तुम हिम्मत से काम लो, ईश्वर हमारी सहायता जरूर करेंगे। सूरज ने अपनी मां का आशीर्वाद लिया और उसके बाद वो अपनी बांसुरी और जाल को लेकर जंगल में पहुंच गया। उसने वैसा ही अजीब और खूबसूरत पक्षी ढूंढने में दिन रात मेहनत की, पर अब उसे वैसा पक्षी दोबारा कहां से मिलने वाला था। बहुत दिनों के बाद किस्मत ने उसका साथ दिया और वैसा ही पक्षी दोबारा उसके जाल में फंस गया। आखिर उसकी मेहनत रंग लाई। सूरज ने तुरंत वो पक्षी ले जाकर राजा को दे दिया। राजा ने इसके बदले में उसे 1 पैसा भी नहीं दिया। सूरज अब ये बात समझ चुका था कि राजा भी उस चालाक व्यापारी की ही तरह है। दोनों में बस इतना फर्क है कि वो चालाक है और राजा बेवकूफ है। राजा वो परिंदा लेकर बहुत खुश था। दूसरी तरफ जब उस चालाक व्यापारी को पता चला कि सूरज ने एक और वैसा ही पक्षी लाकर राजा को दे दिया है और उसकी सारी योजना धरी की धरी रह गई, पर मन ही मन में वो जानता था कि सूरज एक बहुत ही बहादुर और मेहनती लड़का है। वो जरूर ही एक न एक दिन इस बात का बदला जरूर लेगा। पहले तो उसका ख्याल था कि सूरज दूसरा पक्षी नहीं ला सकेगा और राजा उसे मरवा देगा, पर अब उसे सूरज से डर लगने लगा था कि कहीं वो उसको किसी मुसीबत में न डाल दे। इसीलिए उस धूर्त व्यापारी ने सूरज को फंसाने के लिए एक और तरकीब सोची। वो एक बार फिर से राजा के पास पहुंच गया और कहने लगा, महाराज, आपको शायद मालूम नहीं है कि जो पक्षी आपको सूरज ने लाकर दिए हैं उनकी जान एक फूल में है। राजा ने कहा, वो कैसे? तब व्यापारी कहने लगा, महाराज, मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि ये पक्षी साल में एक बार समन का फूल जरूर सूंघते हैं। अगर ये फूल उन्हें सूंघने को न मिले तो ये पक्षी मर जाते हैं, और ये समन का फूल यहां से कोसों दूर काली पहाड़ी पर रहने वाले काले दानव के बाग में लगता है। राजा ने कहा, तो ये फूल हमारे पास कैसे आएंगे, क्योंकि वो काला दानव तो अपने बाग में किसी को आने नहीं देता, और अगर कोई वहां पर जाता है तो वो उसे मार देता है। व्यापारी कहने लगा, महाराज, ये काम तो पूरे नगर में केवल एक ही आदमी कर सकता है और उसका नाम है सूरज। उसे आप अपने महल में बुलवाए और समन का फूल लेकर आए। राजा ने एक बार फिर से वही किया जो व्यापारी ने उससे कहा था, यानी राजा ने सूरज को बुलवाकर कहा कि तुम काले दानव के बाग में जाओ और हमारे पक्षियों के लिए समन का फूल लेकर आओ, वरना मेरे पक्षी मर जाएंगे। सूरज कहने लगा, महाराज, मैंने अपना पक्षी आपको दे दिया। आपने कहा कि उसका साथी लाकर दो, मैंने वो भी पकड़कर लाकर आपको दे दिया, पर अब आपका ये आदेश तो बहुत ही अजीब है। मुझे तो ये मालूम भी नहीं कि वो काला दानव और उसका बाग कहां पर है। राजा कहने लगा, ये तुम जाकर उस व्यापारी से पूछो, उसे सब मालूम है। सूरज कहने लगा, महाराज, अगर वो व्यापारी इतना ही होशियार है और उसे सब कुछ मालूम है तो उसी से कहिए कि फूल लेकर आए। राजा ने कहा, नहीं, वो व्यापारी कहता है कि सिर्फ तुम ही ये काम कर सकते हो, और अगर मेरे पक्षी मर गए तो मैं तुम्हारी गर्दन कटवा दूंगा। सूरज समझ गया कि इस बेवकूफ राजा को कुछ कहना मतलब दीवार से सर फोड़ना है, जैसे पत्थर से सिर टकराना।
और ये सारी शरारत उस व्यापारी की है। इसीलिए वो चुपचाप घर वापस आ गया। अब उसने सोचना शुरू किया कि आखिर अब क्या किया जाए। सूरज के पड़ोस में ही एक बहुत ही बूढ़ा आदमी रहता था। वो बहुत ही अक्लमंद इंसान था। सूरज उसके पास गया और उसे सारी कहानी सुनाई और पूछने लगा कि क्या ये बात सच है कि समन नाम का कोई फूल होता है जो काले दानव के बाग में लगता है और उसे सूंघे बिना वो पक्षी जिंदा नहीं रह सकते। बूढ़े आदमी ने कहा, हाँ, ये बात बिल्कुल सच है बेटे। ये पक्षी साल में एक बार उस फूल को जरूर सूंघते हैं। यहाँ तक कि अगर पक्षी किसी दूर इलाके में हो तो भी बाहर के मौसम में वो इस फूल को सूंघने के लिए वापस जरूर आते हैं। इसीलिए काला दानव अपने बाग में ये फूल उगाता है और इस तरह के अजीब और खूबसूरत पक्षी उसके बाग में हर समय रहते हैं। सूरज ने पूछा, अगर मैं उस बाग से वो फूल तोड़ लाऊं तो क्या वो परिंदे भी फूल के पीछे पीछे आएंगे? बूढ़े आदमी ने कहा, हाँ बिल्कुल, लेकिन उस फूल तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। उस बाग का एक ही दरवाजा है। उस दरवाजे को काले दानव के अलावा कोई और नहीं खोल सकता। सूरज ने कहा, जैसे भी करके मैं उस दरवाजे को खोल लूंगा, बस आप मुझे वहां तक जाने का पता बता दीजिए। बूढ़े आदमी ने सूरज को काले दानव के बाग तक जाने का रास्ता समझा दिया और यह भी कहा कि बड़े बड़े पहलवान और बहादुर वहां पर गए, पर कोई भी जिंदा वापस नहीं आया, क्योंकि वो काला दानव बहुत ही ताकतवर है। तुम कोशिश करना कि उसकी नजरों से छुपकर रहो और वो तुम्हें देख न सके, तभी तुम जीत सकते हो, वरना वो तुम्हें मार डालेगा। सूरज ने बूढ़े की हर बात अच्छी तरह से समझ ली और अगले ही दिन वो सुबह जाने को तैयार हो गया। चलते चलते वो अपने गांव से काफी दूर निकल आया। वो चलता गया, आखिर में वो काले दानव के बाग तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि बाग का एक बहुत ही बड़ा दरवाजा था। कई पहलवान मिलकर भी उसको हिला नहीं सकते थे, जैसे कोई पहाड़। वो दरवाजे के पास जाकर बैठ गया, पर वो इतना थका हुआ था कि तुरंत ही उसे नींद आ गई। कुछ देर के बाद उसे कुछ सुनाई दिया, जिसकी वजह से उसकी आंख खुल गई। वो शोर ऐसा था जैसे कोई आंधी आ रही हो। धीरे धीरे वो शोर करीब ही आता जा रहा था। सूरज समझ गया कि वो काला दानव बाग के अंदर जाने वाला है। सूरज तुरंत एक चट्टान के पीछे छुप गया ताकि काला दानव उसे देख न सके। और जब वो काला दानव उसके करीब से गुजरा, सूरज को ऐसा लगा मानो जैसे कोई पहाड़ उसके बराबर से गुजर रहा था। काले दानव ने बाग का दरवाजा खोला। सूरज दबे पांव उसके पीछे पीछे चलने लगा और जैसे ही काला दानव बगीचे के अंदर गया, सूरज भी बगीचे के अंदर पहुंच गया और तुरंत एक झाड़ी के पीछे छुप गया। अब क्योंकि जंगल में परिंदे पकड़ने के काम में उसे बहुत देर तक बिना हिले डुले और चुपचाप रहना पड़ता था, उसकी यही आदत उसके बहुत काम आई। काले दानव को पता भी न चला कि कोई उसके पीछे पीछे बाग के अंदर आ चुका है। वो बाग बहुत ही खूबसूरत था। उसमें अजीब अजीब रंग के फूल खिले थे, जिन्हें देखकर सूरज दंग रह गया। बाग में ऐसे ऐसे पक्षी मौजूद थे जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। सूरज चुपचाप वहीं बाग में छुपा रहा। सुबह हुई तो काला दानव फिर से बाग में आया। शायद वो शिकार की तलाश में अब बाहर जाना चाहता था। जब वो दानव चला गया तो सूरज झाड़ी के पीछे से निकला और बाग में घूमने लगा। वो बाग में समन नाम का फूल तलाशने लगा। वहां पर उसने वो पक्षी भी देखे जो उसने राजा को दिए थे, पर अब सूरज की समझ में नहीं आ रहा था कि समन नाम का वो फूल आखिर कौन सा है, क्योंकि बाग में कई तरह के फूल लगे हुए थे। बाग में घूमते घूमते उसे एक बहुत ही बड़ा घर नजर आया। शायद ये काला दानव इसी घर में रहता था। सूरज उस घर के अंदर चला गया। उस घर में 15 कमरे थे और हर एक कमरा एक से बढ़कर एक खूबसूरत था, पर उस घर में कोई भी इंसान नहीं था। जब सूरज आखिर यानी एक 5वें कमरे में पहुंचा तो उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी, पर वहां पर कोई नहीं था। तभी उसे लगा कि आवाज फर्श पर बिछे हुए एक कालीन के नीचे से आ रही थी। उसने कालीन उठाया तो देखा कि नीचे सीढ़ियां जमीन के अंदर जा रही थी। वो सीढ़ियां उतरकर अंदर चला गया। नीचे एक और कमरा था जिसमें अंधेरा था। अब रोने की आवाज और भी तेज होती जा रही थी। सूरज ने ध्यान से देखा तो अंधेरे में एक लड़की नजर आई जो रो रही थी। जैसे ही उस लड़की की नजर सूरज पर पड़ी तो वो कहने लगी, अरे लड़के, तुम यहाँ पर कैसे आ गए और तुम कौन हो? तुम तुरंत यहाँ से चले जाओ। अगर वो दानव आ गया
तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। सूरज ने कहा, तुम इस बात की चिंता न करो, अभी वो दानव बाग से बाहर गया है। तुम ये बताओ कि तुम कौन हो? लड़की कहने लगी कि मेरा नाम चंदा है और इस दानव ने मुझे कई साल पहले उठा लिया था, तब से मैं इसी की कैद में हूं। इसके बाद लड़की ने कहा, अब तुम मुझे अपने बारे में बताओ कि तुम कौन हो और यहां पर कैसे आए हो। सूरज ने उसे पूरी बात बताई कि किस तरह से वो समन के फूल की तलाश करते हुए इस बाग में आया है और अगर उसे फूल न मिला तो राजा उसे और उसकी मां को मरवा देगा। तब वो लड़की यानी चंदा ने कहा, समन का फूल सबसे पहले मैंने ही यहां पर उगाया था। अगर तुम मुझे यहां से निकाल कर ले चलो तो मैं तुम्हें वो फूल उगाकर दे सकती हूँ और फिर ये सारे परिंदे तुम्हारे ही पास आकर रहेंगे। लड़की ने बताया कि काले दानव के इस महल में एक अस्तबल भी है जहां पर एक से एक तेज तर्रार घोड़े हैं। सूरज उसी समय अस्तबल से 2 ताकतवर घोड़े ले आया। लड़की ने वहां से समन का फूल तोड़ा और दोनों घोड़ों पर सवार हो गए। वे बाग से बाहर की तरफ चलने लगे। चंदा को मालूम था कि बाग में एक पत्थर को दबाने से बाग का दरवाजा खुल जाता है। इस तरह से वे दोनों दरवाजा खोलकर घोड़ों पर सवार होकर वहां से निकल गए। घोड़ों को भगाते भगाते दोनों सूरज के शहर में जा पहुंचे। जब दोनों अपने घर में पहुंचे तो सूरज की मां उसे देखकर बहुत खुश हुई। मां ने दोनों को खाना खिलाया और फिर पूछा, बेटा तुम ये बताओ कि जो फूल तुम लेने गए थे वो मिले या नहीं? सूरज कहने लगा, मां जब मैं यहां से गया था तो मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया था, तो फिर आपको कैसे पता चला कि मैं फूल लेने के लिए गया था? उसकी मां कहने लगी कि राजा के सिपाही रोज हमारे घर पर आते हैं और पूछते हैं कि तुम फूल लेकर आए या नहीं। अभी वे लोग बातें कर ही रहे थे कि इतने में राजा के सिपाही आ गए। सूरज को देखकर वो कहने लगे, ऐ लड़के तुम फूल लेकर आए या नहीं? इससे पहले कि वो कुछ जवाब देता चंदा कहने लगी, हाँ हम फूल लेकर आए हैं। हम थोड़ी ही देर में राजा के पास फूल लेकर पहुंच जाएंगे। जब सिपाही वहां से चले गए तब चंदा नाम की उस लड़की ने थोड़ा सा पानी अपने हाथों में लिया और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगी। जब उसने उस पानी को जमीन में छोड़ा तो पानी की बूंदों से समन के फूल बन गए, जैसे जादू हो गया हो। ये देखकर माँ बेटा दोनों हैरान थे। तब चंदा कहने लगी, आप दोनों हैरान मत होइए। समन के फूल उगाने की यह विद्या मुझे मेरे पिता कस्तूरी ऋषि ने सिखाई थी और काला दानव मुझे कई साल पहले धोखे से मेरे पिता के आश्रम से चुरा कर ले आया था। तब से मैं इसी की कैद में हूं। मैं इसी तरह से काले दानव को समन के फूल बनाकर देती थी और वो मुझे अपनी कैद में रखता था। अब तुम ये फूल ले जाओ और राजा को दे दो। सूरज उसी समय वो फूल लेकर राजा के पास पहुंचा। जो पक्षी उस समय उदास थे, फूलों को देखते ही वो चहचहाने लगे, जैसे उन पक्षियों में जान पड़ गई थी। अपने पक्षियों को खुश देखकर राजा भी बहुत खुश हुआ। जब सूरज ने देखा कि राजा बहुत खुश है तो सूरज कहने लगा, महाराज यदि आप मुझसे खुश हैं तो मैं आपसे एक अनुमति चाहता हूं। राजा ने कहा, कहो युवक, तुम क्या चाहते हो? महाराज मैं कुछ दिनों के लिए अपने पूरे परिवार के साथ अपने रिश्तेदारों को मिलने के लिए जाना चाहता हूं जो दूसरे राज्य में रहते हैं। राजा ने कहा, ठीक है युवक, तुम्हें अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए जाने की पूरी छूट है। तुम जहां भी जाना चाहो जा सकते हो। इसके बाद सूरज खुशी खुशी अपने घर लौट आया। उसी रात उसने अपनी सारी धन संपत्ति इकट्ठी की और अपनी मां और चंदा को लेकर उस नगर को छोड़कर चला गया। फिर कभी उन लोगों को किसी ने उस नगर में नहीं देखा, जबकि सूरज एक दूसरे राज्य में जाकर वहीं पर बस गया। उसने चंदा से शादी कर ली। अब वे सभी लोग एक सुखी जीवन बिताने लगे। तो दोस्तों, इसी तरह की मजेदार कहानियां सुनने के लिए आप केटीवी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली कहानी शुरू करने से पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपने कुछ ऐसे सब्सक्राइबर का जो नियमित रूप से हमारे वीडियो पर कमेंट किया करते हैं। सभी सब्सक्राइबर का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। तो आप भी अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, साथ ही अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखना मत भूलिए। एक छोटा सा गांव था रामपुर, जहां एक आदमी रहता था। नाम था उसका रघु। वो इतना आलसी और कामचोर था कि गांव में हर कोई उसे टाल मटोल करने वाला इंसान मानता था। जब भी कोई उसे काम के लिए बुलाता, वो बहाने बनाने में ऐसा उस्ताद था कि क्या कहना।
कभी कहता आज तबीयत ठीक नहीं है, तो कभी बोलता अरे भाई कल कर दूंगा। धीरे धीरे उसकी ये आदत इतनी पक गई कि लोग उसे कामचोर रघु कहकर पुकारने लगे। रघु का बस एक ही सपना था, बिना कुछ किए बस खूब सारा पैसा मिल जाए और आराम से जिंदगी कटे। उसके दोस्त दिन रात खेतों में पसीना बहाते, कोई दुकान पर काम करता, पर रघु हमेशा किसी न किसी बहाने से काम से बच निकलता। उसकी बीवी सुनीता बेचारी बहुत परेशान रहती थी, क्योंकि घर चलाने के लिए उसे दूसरों के घरों में जाकर काम करना पड़ता था। एक दिन सुनीता का पारा चढ़ गया। उसने गुस्से में कहा, रघु अब बस बहुत हो गया, अगर ऐसे ही निकम्मे बने रहे तो एक दिन भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। रघु सुनकर हंस पड़ा और बोला, अरे भाग्यवान, तू चिंता क्यों करती है? मैं किस्मत का धनी हूं, मेरे हाथों की लकीरें मेहनत के लिए नहीं बनी है। गांव वाले उसकी ये बात सुनकर खूब हंसते और कहते, रघु बिना मेहनत के तो किस्मत भी साथ नहीं देती। पर रघु पर इसका कोई असर नहीं होता था। काम से बचने के लिए रघु ने ना जाने कितनी तरकीबें अपनाई। जब खेत में काम करने की बात आती तो पेट दर्द का नाटक करता। अगर दुकान पर बैठने को कहा जाता तो सिर दर्द का बहाना बनाता और कहता कल आऊंगा। किसी शादी या त्योहार में कोई मदद मांगता तो बोलता अभी बहुत जरूरी काम है। धीरे धीरे गांव वाले उससे तंग आ गए और किसी ने भी उसे कोई काम देना बंद कर दिया। अब रघु को चिंता सताने लगी। अरे यार, अब क्या करो, लोग मुझे कामचोर समझने लगे हैं। तभी गांव में एक अनजान आदमी आया जिसका नाम रामलाल था। वो किसी खास मकसद से वहां आया था। वो बहुत अमीर था और गांव में कोई बड़ा काम शुरू करना चाहता था। उसने सुना कि रघु बहुत चालाक है, पर काम से जी चुराता है। रामलाल ने रघु को बुलाया और कहा, अगर मैं तुम्हें बिना मेहनत किए पैसा कमाने का एक तरीका बताऊं तो क्या तुम तैयार हो? रघु की आंखें चमक उठी। अरे बिल्कुल, ऐसा कोई काम हो जिसमें पसीना बहाए बिना ही दौलत मिल जाए तो कौन मना करेगा? रामलाल मुस्कुराया और बोला, तो फिर कल सुबह तैयार रहना। मैं तुम्हें ऐसी जगह ले चलूंगा जहां ताकत से ज्यादा अकल की जरूरत होती है। रघु को समझ नहीं आया कि आखिर ये कैसा काम है। क्या सच में उसे बिना मेहनत के पैसा मिलने वाला था या ये किसी नई मुसीबत की शुरुआत थी? रघु पूरी रात सो नहीं पाया। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर ऐसा कौन सा काम है जिसमें बिना मेहनत के पैसा कमाया जा सकता है? उसने सपने में खुद को किसी राजा की तरह महल में बैठे हुए देखा, जहां नौकर चाकर उसकी सेवा कर रहे थे। सुबह होते ही वह रामलाल से मिलने चल पड़ा। रामलाल उसे गांव से थोड़ी दूर जंगल की तरफ ले गया। रास्ते में रघु ने पूछा, भाई आखिर ये काम है क्या? कहीं चोरी चकारी तो नहीं करवाओगे? रामलाल हंस पड़ा। अरे नहीं नहीं, ये चोरी जैसा काम नहीं है, बल्कि तुम्हारी अक्लमंदी से जुड़ा है। अगर तुम कामयाब हुए तो जिंदगी भर आराम से रहोगे। रघु और ज्यादा खुश हो गया। अब देखो मेरी अकल का जादू, उसने मन ही मन सोचा। जब वे जंगल में पहुंचे तो रामलाल ने एक पुरानी हवेली की तरफ इशारा किया और कहा, इस हवेली के मालिक एक बूढ़े सेठ हैं जो बहुत धनी है, पर उनका कोई वारिस नहीं है। अगर तुम चतुराई से उनके दिल में जगह बना लो तो उनकी सारी दौलत तुम्हारी हो सकती है। रघु की आंखें चमक उठी। मतलब मुझे उनकी सेवा करनी होगी? रामलाल बोला, नहीं, तुम्हें बस इतना करना है कि उनके विश्वास में आकर यह जताना है कि तुम ही उनके सबसे करीबी हो, और उनके बाद उनकी सारी दौलत तुम्हारे नाम हो जाएगी। रघु को लगा कि यह काम तो उसके लिए बिल्कुल हलवा है। वो पहले ही बहाने बनाने में माहिर था, अब तो बस बूढ़े सेठ को उल्लू बनाना था। रघु ने एक नया रूप धारण किया, एक ईमानदार, दयालु और नेक इंसान का। वह हवेली के बाहर जाकर बैठ गया और जैसे ही सेठ बाहर निकले वो बोला, सेठ जी, मैं अनाथ हूं, मुझे बस एक सहारा चाहिए, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। सेठ पहले तो शक में पड़ गए, पर रघु की मीठी मीठी बातों को सुनकर उनका दिल पिघल गया। ठीक है, तुम यहां रह सकते हो, पर एक शर्त है, तुम्हें पूरी लगन से मेरी सेवा करनी होगी। रघु के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। ये तो खेल जैसा है। अब वो हवेली में रहने लगा और अपनी बातों से सेठ को खुश करने लगा। वो दिन भर आराम करता और रात को सेठ के साथ बैठकर उनकी पुरानी कहानियां सुनता। धीरे धीरे सेठ को लगने लगा कि रघु ही उनका असली सहारा है। रघु को लग रहा था कि उसकी योजना कामयाब हो रही है, पर उसे नहीं पता था कि यह हवेली एक रहस्य से भरी हुई थी।
एक दिन रात के समय जब रघु सेठ के कमरे के पास से गुजर रहा था तो उसने एक हल्की आवाज सुनी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, इस हवेली में रहना खतरनाक है। रघु के रोंगटे खड़े हो गए। उसने दरवाजे से झांक कर देखा पर वहां कोई नहीं था। आखिर ये आवाज किसकी थी? अगली सुबह जब रघु ने सेठ से इस बारे में पूछा तो वे घबरा गए और बोले, ये हवेली बहुत पुरानी है, शायद तुम्हें कोई भ्रम हुआ होगा। पर रघु को शक हो गया कि सेठ कुछ छिपा रही है। अब रघु के सामने दो रास्ते थे, सेठ की दौलत हथियाने की योजना पर आगे बढ़े या हवेली के रहस्य को जाने बिना कोई जोखिम न ले। पर लालच ने उसे अंधा कर दिया। उसने सोचा, मुझे सिर्फ सेठ का विश्वास जीतना है, बाकी जो भी हो मुझे क्या फर्क पड़ता है। पर उसे नहीं पता था कि उसकी चालाकी ही उसे सबसे बड़े खतरे में डालने वाली थी। रघु को लगने लगा था कि हवेली में कुछ तो गड़बड़ है, पर उसके दिमाग में बस एक ही चीज घूम रही थी, सेठ की दौलत। उसने सोचा, चाहे जो भी हो, अगर मैं डर गया तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। सेठ दिन ब दिन उस पर और ज्यादा भरोसा करने लगे थे। उन्होंने रघु को अपनी सारी संपत्ति और पुराने खजाने के बारे में भी बताया। ये सुनकर रघु मन ही मन खुश हो गया, पर एक सवाल उसे परेशान कर रहा था। रात में आई वो रहस्यमयी आवाज आखिर किसकी थी? रघु ने सोचा, अगर हवेली में कुछ गड़बड़ है तो मैं खुद इसकी तह तक जाऊंगा। एक रात जब सेठ गहरी नींद में थे, रघु चुपके से उठकर हवेली का कोना कोना टटोलने लगा। अचानक उसे ऊपर की एक पुरानी कोठरी का दरवाजा आधा खुला दिखा। जैसे ही उसने दरवाजे के अंदर झांका, ठंडी हवा का एक झोंका उसके चेहरे से टकराया और अंदर की अंधेरी परछाइयों को देखकर उसका कलीजा कांप गया। कौन है वहां? उसने हिम्मत करके पूछा। कोई जवाब नहीं आया, पर उसे ऐसा लगा कि कोई छाया तेजी से कोठरी के अंदर गायब हो गई। रघु की घबराहट बढ़ गई। वो समझ नहीं पा रहा था कि यह उसका भ्रम था या सच में वहां कुछ था। अचानक उसके कानों में एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, भाग जा, ये हवेली तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। रघु के पसीने छूट गए। वो बदहवास होकर भागा और सीधे अपने कमरे में जाकर बिस्तर में घुस गया। अगली सुबह जब सेठ ने देखा कि रघु का चेहरा उतरा हुआ है तो उन्होंने पूछा, क्या हुआ बेटा, तबीयत ठीक नहीं लग रही? रघु को कुछ समझ नहीं आया तो उसने झूठ बोल दिया, जी सेठ जी, रात में सपना आया था कि कोई मुझे मारने आ रहा है। सेठ उसकी बात सुनकर गंभीर हो गए। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, यह हवेली बहुत पुरानी है बेटा, बहुत से लोग इसे छोड़कर चले गए, पर मैंने इसे कभी नहीं छोड़ा। यह हवेली मेरी जिंदगी है। रघु को सेठ की बातों में कुछ अजीब लगा। उसने सोचा, जरूर यह बूढ़ा कुछ छिपा रहा है। उसी शाम जब हवेली में हल्का अंधेरा था, रघु ने सेठ से उनके पुराने दिनों के बारे में पूछने की कोशिश की। सेठ ने धीरे धीरे कहना शुरू किया, बेटा, बहुत साल पहले इस हवेली में मेरा पूरा परिवार रहता था, मैं, मेरी पत्नी और मेरा बेटा। पर एक दिन मेरी पत्नी और बेटे की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। तब से इस हवेली में अजीब घटनाएं होती हैं। रघु ने घबराकर पूछा, कैसी घटनाएं? सेठ की आंखों में दर्द झलक आया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, रात में किसी के कदमों की आवाज आती है। कभी कभी लगता है जैसे कोई मुझे पुकार रहा हो, पर जब बाहर जाकर देखो तो वहां कोई नहीं होता। अब रघु की हालत खराब हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सेठ का वहम था या सच में कोई अनहोनी इस हवेली में होने वाली थी। रघु को दोबारा वही फुसफुसाहट सुनाई दी, भाग जा, तुझे जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। पर इस बार रघु ने भागने की बजाय हिम्मत जुटाई और सोचने लगा, क्या यह सब सिर्फ सेठ को डराने के लिए किसी ने किया है? उसके दिमाग में एक शक आया, कहीं इस हवेली के खजाने का कोई और भी हकदार तो नहीं? रघु के लालच ने डर को दबा दिया। उसने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, वो इस रहस्य की जड़ तक जरूर जाएगा। अगली रात वो एक बड़ी मोमबत्ती लेकर हवेली के हर कोने की तलाशी लेने लगा। जब वो हवेली की सबसे पुरानी कोठरी में पहुंचा तो उसे फर्श पर एक अजीब निशान दिखा, जैसे वहां कोई तहखाना छिपा हो। रघु ने ध्यान से फर्श को ठोक कर देखा और अचानक उसे एहसास हुआ कि वहां नीचे कुछ है। उसने इधर उधर देखा और लकड़ी का एक तख्ता हटाया। जमीन के नीचे गुप्त दरवाजा था। रघु के होश उड़ गए। उसने सोचा, क्या यहाँ कोई खजाना छिपा है या कोई भयानक रहस्य? वो सांस रोककर उस दरवाजे को खोलने ही वाला था
कि तभी धड़ाम कोई चीज उसके सिर पर लगी और वो अंधेरे में गिर पड़ा। रघु के सिर पर जोरों की चोट लगी थी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो वो एक अंधेरे कमरे में पड़ा था। कमरे में हल्की सी रोशनी आ रही थी और हवा में अजीब सी गंध थी। रघु ने अपना सिर पकड़कर उठने की कोशिश की। उसका सिर अभी भी घूम रहा था, पर उसे समझ आ चुका था कि वो हवेली के नीचे किसी तहखाने में था। पर सवाल ये था, मुझे यहां लाया कौन? रघु चारों तरफ देखने लगा। कमरा बहुत पुराना था और दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे। जैसे ही उसने उठने की कोशिश की, उसे एक कोने में किसी की परछाई दिखी। रघु की सांसें तेज हो गई। कौन है वहां? उसने घबराते हुए पूछा। परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। रघु ने सोचा कि शायद वो कोई आदमी होगा, पर जब वो रोशनी में आया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो एक बूढ़ी औरत थी जिसकी आंखें सफेद थी और चेहरे पर डरावने निशान थे। उसकी आवाज कांप रही थी। तू यहां क्या करने आया है लड़के? रघु की हालत खराब हो गई। उसने डरते डरते कहा, मैं तो बस हवेली में काम करता हूं, पर आप कौन हैं? बूढ़ी औरत ने एक ठंडी सांस ली और बोली, अगर तू इस हवेली के तहखाने में आ गया है तो अब तेरा बचना मुश्किल है। रघु अब तक समझ चुका था कि हवेली में कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, मुझे सच बताइए, ये तहखाना क्या है और आप कौन है? बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बहुत साल पहले मैं इस हवेली में काम करती थी। सेठ की पत्नी और बेटा बहुत अच्छे थे, पर एक दिन हवेली में कुछ ऐसा हुआ जिससे सब कुछ बदल गया। रघु सांस रोककर उसकी बात सुनने लगा। एक रात सेठ के बेटे ने हवेली के इस तहखाने में कुछ ऐसा देख लिया जो उसे नहीं देखना चाहिए था, और उसी रात उसकी मौत हो गई। रघु की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। पर वो हादसा था या? उसने धीरे से पूछा। बूढ़ी औरत की आंखों में गुस्सा आ गया। उसने दांत पीसते हुए कहा, नहीं, वो हादसा नहीं था, उसे मार दिया गया था। रघु की आंखें फटी रह गई। उसने धीरे से पूछा, किसने? बूढ़ी औरत ने गहरी सांस ली और बोली, उसका हत्यारा और कोई नहीं बल्कि सेठ ही था। क्या? रघु को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। सेठ ने अपने ही बेटे को मार दिया, पर क्यों? बूढ़ी औरत ने कहा, क्योंकि सेठ का एक बहुत बड़ा राज्य इस तहखाने में छिपा था और उसका बेटा उस राज्य के बहुत करीब पहुंच चुका था। रघु ने चारों तरफ देखा। उसे अब लग रहा था कि हवेली में जो अजीब घटनाएं हो रही थी वे किसी आत्मा की नहीं बल्कि सेठ के पुराने गुनाहों की सजा थी। रघु अब और ज्यादा जानना चाहता था। उसने बूढ़ी औरत से पूछा, इस तहखाने में ऐसा क्या छिपा था जिसकी वजह से सेठ ने अपने बेटे को मार डाला? बूढ़ी औरत ने इशारा किया और बोली, अगर तुझे सच्चाई जाननी है तो इस दीवार के पीछे देख। रघु ने दीवार की तरफ देखा। वहां एक पुराना संदूक रखा था जिस पर मोटी धूल जमी थी। रघु ने कांपते हाथों से उस संदूक को खोला और जैसे ही उसने अंदर झांका, उसकी रूह कांप गई। संदूक के अंदर सेठ के बेटे की पुरानी हड्डियां और कुछ खून से सनी चीजें रखी थी। रघु उल्टे पैर पीछे हटा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या था। रघु ने तुरंत तहखाने से बाहर जाने की कोशिश की, पर तभी ऊपर से भारी कदमों की आवाज आने लगी। सेठ आ रहे थे। रघु घबरा गया। उसने सोचा, अगर सेठ को पता चल गया कि मैंने ये सब देख लिया है तो वो मुझे भी मार डालेगा। वो जल्दी से छिपने के लिए जगह ढूंढने लगा, पर तब तक तहखाने का दरवाजा खुल चुका था और सेठ वहां खड़े उसे घूर रहे थे। उनके चेहरे पर अब वो भोले भाले सेठ की मुस्कान नहीं थी। उनकी आंखें गुस्से और डर से भरी हुई थी। उन्होंने धीरे से कहा, तो तुझे सब पता चल गया? रघु की धड़कनें तेज हो गई। वो समझ चुका था कि अब उसका भी मरना तय है। रघु की धड़कनें तेज हो गई थी। सेठ उसकी तरफ बढ़ रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा था, पर उससे भी ज्यादा एक डर था, राज खुल जाने का डर। रघु ने दीवार के पास पड़ी एक लोहे की रॉड पकड़ ली और पीछे हटते हुए बोला, मुझे मत मारो सेठ जी, मैंने कुछ नहीं किया। सेठ ने गहरी सांस ली और अपनी गंभीर आवाज में कहा, पर तूने देख लिया, और जो ये तहखाने का सच देख लेता है वो कभी जिंदा नहीं रहता। सेठ अचानक रघु पर झपटा। रघु जैसे तैसे नीचे झुककर बच गया और भागने लगा। वो अंधेरे तहखाने से निकलकर सीढ़ियों से ऊपर की ओर दौड़ा। पीछे से सेठ के गुस्से से भरे शब्द गूंज रहे थे,
भाग मत, वरना तुझे भी मेरे बेटे की तरह मार दूंगा। रघु अब हवेली की ऊपरी मंजिल पर आ चुका था। उसने जल्दी से एक कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और सांसें तेज हो गईं। ये आदमी पागल है, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो भी यह मुझे मार डालेगा। रघु ने कमरे की एक पुरानी खिड़की से नीचे झांका। नीचे हवेली के पुराने नौकरों और कुछ मजदूरों का जमावड़ा था। अगर मुझे बचना है तो इन सबको सच्चाई बतानी होगी। पर तभी दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। सेठ ने पूरी ताकत से धक्का दिया और दरवाजा टूट गया। वो हाथ में एक लोहे की छड़ली खड़ा था, आंखों में जलती हुई नफरत। रघु, अब तेरा खेल खत्म। रघु को समझ में नहीं आया कि क्या करे। उसने इधर उधर देखा और तभी उसकी नजर कमरे में पड़े एक पुराने शीशे पर पड़ी। उसे एक तरकीब सूझी। उसने जल्दी से शीशे को उठाया और सेठ के सामने कर दिया। सेठ ने जैसे ही अपना चेहरा शीशे में देखा, वो एकदम चौंक गया। शायद यह पहली बार था जब उसने खुद को इस तरह देखा था, एक पागल हत्यारे की तरह। रघु ने मौके का फायदा उठाया और शीशे को उसकी ओर धकेल दिया। सेठ का ध्यान भटकते ही रघु ने उसके हाथ से लोहे की छड़ छीन ली और पूरी ताकत से उसे दूर धकेल दिया। सेठ लड़खड़ाते हुए पीछे हटा और खिड़की से नीचे गिर गया। नीचे खड़े नौकर और मजदूर सेठ को गिरते हुए देखकर चौंक गए। जब वे दौड़कर उसके पास पहुंचे तो देखा कि उसकी सांसें उखड़ रही थी। रघु भी जल्दी से नीचे आया और चिल्लाया, ये आदमी एक हत्यारा है, इसने अपने ही बेटे को मारा था। सभी लोग चौंक गए। रघु ने हिम्मत जुटाकर कहा, अगर यकीन नहीं आता तो तहखाने में जाकर देखो, वहां सेठ के बेटे की हड्डियां अभी भी है। कुछ मजदूर और नौकर तुरंत तहखाने की ओर भागे। कुछ ही मिनटों में वे बाहर आए। उनके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। सच में यह सेठ तो सच में एक हत्यारा निकला। सेठ ने अपनी आखिरी सांस लेने से पहले कांपती आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने ये सब लालच के कारण किया था। मेरा बेटा मेरे सबसे बड़े राज को जान गया था। रघु ने कड़वी आवाज में कहा, और अब वो राज पूरी दुनिया को पता चल चुका है। सेठ ने एक आखिरी लंबी सांस ली और हमेशा के लिए शांत हो गया। रघु अब कामचोर नहीं रहा था। गांव में उसकी बहादुरी की चर्चा थी। उसने सेठ की सच्चाई सबके सामने लाकर गांव को एक अपराधी से मुक्त कर दिया था। पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि हवेली अभी भी कई राज छिपाए हुए थी। एक दिन जब रघु गांव में टहल रहा था, कोई उसके हाथ में एक कागज का टुकड़ा पकड़ाकर गायब हो गया। रघु चौंक गया। उसने जल्दी से कागज खोला। उसमें सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी, तूने एक साजिश को रोका, पर असली राज अभी भी जमीन में दफन है। अगर जिंदा रहना है तो हवेली से दूर रह। रघु सोच में पड़ गया। क्या सिर्फ सेठ ही गुनहगार था या हवेली में कुछ और भी था? रघु के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तय कर लिया कि वह हवेली में एक बार फिर जाएगा। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव सो रहा था, रघु ने हाथ में एक लालटेन ली और धीरे धीरे हवेली की तरफ बढ़ा। दरवाजे से अंदर जाते ही उसे एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। हवेली पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। फर्श पर अभी भी सेठ के गिरने से बना खून का निशान हल्का सा दिख रहा था। रघु तहखाने में पहुंचा, जहां पहले सेठ के अपराधों का खुलासा हुआ था। पर तभी उसकी नजर एक दीवार पर पड़ी। वहां एक अजीब सा पत्थर उभरा हुआ था, जो बाकी दीवार से अलग दिख रहा था। रघु ने धीरे धीरे उसे दबाया। कट टच, एक जोर की आवाज हुई और दीवार अपने आप खुलने लगी। पीछे एक और छिपा हुआ कमरा था और उसके अंदर कुछ ऐसा था जिसने रघु के होश उड़ा दिए। सोने की ईंटें और खून से सना कपड़ा। रघु ने देखा कि कमरे के कोने में सोने की कई ईंटें रखी थी। इतना सारा सोना सेठ की हवेली में। पर सबसे डरावनी चीज थी एक कुर्सी पर रखा खून से सना कपड़ा। उस कपड़े के पास एक पुराना बही खाता था। रघु ने बही खाता खोला। उसमें लिखा था, जो भी इस तहखाने का राज खोलेगा उसकी मौत पक्की है। रघु का दिमाग चकरा गया। क्या सेठ के अलावा कोई और भी इस हवेली के रहस्यों का गवाह था? सुबह होते ही रघु ने गांव वालों को बुलाया और सोने की ईंटों और तहखाने के नए राज के बारे में बताया। गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह हवेली बहुत पुरानी है। सेठ का परिवार हमेशा से रहस्यमय था, पर यह सोना कहां से आया? पर उसी रात रघु के घर पर हमला हुआ। किसी ने पत्थर फेंककर उसके घर की खिड़की तोड़ दी और एक और धमकी भरा खत फेंका, तूने तहखाने का राज खोल दिया,
अब तेरा मरना तय है। रघु ने खत पढ़ते ही महसूस किया कि खतरा अभी टला नहीं था। अब सवाल ये था, अगर सेठ मर चुका था तो उसे मारने की धमकी कौन दे रहा था? रघु के हाथ में धमकी भरा खत था और उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। अगर सेठ मर चुका था तो ये खत किसने भेजा? गांव वालों को जब इस खत का पता चला तो चारों ओर डर और सनसनी फैल गई। सब लोग सोचने लगे कि शायद सेठ की मौत के बाद भी हवेली की काली साजिश खत्म नहीं हुई थी। रघु ने फैसला किया कि अब वह इस गुत्थी को पूरी तरह सुलझा कर रहेगा। उस रात जब रघु अपने घर में सोने की तैयारी कर रहा था, अचानक खिड़की पर किसी के तेजी से चलने की आहट सुनाई दी। रघु ने धीरे से दरवाजा खोला और बाहर झांका। हराम! पीछे से किसी ने उस पर हमला कर दिया। रघु जमीन पर गिर पड़ा, पर जैसे ही उसने ऊपर देखा, हमलावर ने उसके चेहरे पर कपड़ा डाल दिया और उसे बेहोश कर दिया। जब रघु की आंखें खुली तो उसने खुद को एक अंधेरे कमरे में पाया। उसके हाथ पैर रस्सियों से बंधे थे और सामने एक छायादार आकृति खड़ी थी। रघु ने ध्यान से देखा, ये तो हवेली का पुराना नौकर रामलाल था। रामलाल, तो? रघु ने हैरान होकर पूछा। रामलाल हंस पड़ा। जो सोना तूने देखा वो किसी जमींदारी का नहीं था, वो लूट का सोना था। सेठ और मैं मिलकर इसे धीरे धीरे बेचने वाले थे, पर तूने सब चौपट कर दिया। रघु चौंक गया। मतलब सेठ अकेला नहीं था? रामलाल ने हंसते हुए कहा। सेठ को तो हमने ही मरवाया ताकि सारा इल्जाम उसी पर आ जाए और असली गुनहगार बच जाए। अब सारा सच सामने आ चुका था। रामलाल ही असली मास्टरमाइंड था। रघु को एहसास हो गया कि अगर वह यहां से नहीं निकला तो रामलाल उसे मार देगा। उसने दिमाग लगाया और रस्सियों को धीरे धीरे ढीला करना शुरू किया। उधर रामलाल अपनी जीत के नशे में था, पर तभी रघु ने अपनी सारी ताकत लगाकर रस्सी तोड़ दी और रामलाल पर झपट पड़ा। धड़ाम! दोनों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। रघु ने पूरी ताकत से रामलाल को धक्का दिया और वो जमीन पर गिर पड़ा। रघु तेजी से दौड़ता हुआ गांव की तरफ भागा। जैसे ही रघु गांव पहुंचा, उसने तुरंत सारे गांव वालों को इकट्ठा किया और पूरा सच बता दिया। गांव वालों ने गुस्से में आकर रामलाल को पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने हवेली में छापा मारा और सोने की ईंटों को जब्त कर लिया। रामलाल को उम्र कैद की सजा हो गई। रघु, जो कभी कामचोर कहलाता था, अब गांव का हीरो बन चुका था। गांव वालों ने उसे सम्मान दिया और कहा, रघु, तूने गांव को एक बड़े खतरे से बचा लिया। रघु मुस्कुराया और सोचा, आज मुझे खुद पर गर्व हो रहा है। अब वह सिर्फ कामचोर नहीं था, अब वह गांव का सबसे बुद्धिमान और बहादुर इंसान बन चुका था। जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सच्चा ज्ञान टीवी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही चालाक चोर की अनोखी कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन भी दबा दें। तो चलिए दोस्तों, अब कहानी की तरफ बढ़ते हैं। गांव का एक कोना हमेशा ही भीड़ भाड़ वाला रहता था, क्योंकि वहीं बाजार लगता था। लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए यहीं आते जाते थे। इसी बाजार में एक आदमी था जिसका नाम शंकर था। वह अपनी तेज बुद्धि और चालाकी के लिए बहुत मशहूर था। शंकर गरीब घर से था, पर उसने अपनी गरीबी को कभी कमजोरी नहीं बनने दिया। शंकर बचपन से ही होशियार था। जब उसे कोई रास्ता नहीं मिलता तो वह अपनी अक्लमंदी से समस्या का हल निकाल लेता, पर हालात ने उसे चोर बनने पर मजबूर कर दिया। उसका मानना था कि जो बड़े और अमीर लोग हैं वही गरीबों का हक छीनते हैं, इसलिए उसने अमीरों को ही अपना निशाना बनाने की ठान ली। शंकर की पहली चोरी गांव के बड़े साहूकार रामलाल के घर में हुई। रामलाल अपने लालच और गरीबों को सताने के लिए बदनाम था। शंकर ने रात के अंधेरे में रामलाल के घर में घुसकर उसकी गुप्त तिजोरी से पैसे चुरा लिए, पर उसने चुराए गए पैसों को गरीबों में बांट दिया। सुबह होते ही पूरे गांव में हंगामा मच गया। रामलाल अपनी खाली तिजोरी देखकर आग बबूला हो गया। उसने गांव वालों को बुलाकर धमकी दी कि अगर चोर का पता नहीं चला तो वह सभी पर जुर्माना लगाएगा, पर शंकर की चालाकी ने उसे बचा लिया। शंकर सिर्फ पैसे चुराने के लिए चोर नहीं बना था। उसका असली मकसद उन लोगों को सबक सिखाना था जो दूसरों का हक मारते थे। वह हर बार अपनी चोरी के बाद एक संदेश छोड़ता।
जैसे रामलाल के घर में चोरी करने के बाद उसने लिखा, जो गरीबों का हक छीनेगा वह चैन से सो नहीं सकेगा। गांव वालों के बीच शंकर की शोहरत बढ़ने लगी। लोग उसे रॉबिनहुड की तरह देखने लगे, पर पुलिस और रामलाल जैसे लोग उसे पकड़ने के लिए हमेशा योजनाएं बनाते रहते। शंकर की बढ़ती हरकतों से पुलिस अफसर रघुवीर सिन्हा परेशान हो गए। उन्होंने शंकर को पकड़ने के लिए गांव में चुपके से जाल बिछाया, पर शंकर हर बार उनकी योजनाओं को पहले ही भांप लेता और उनसे 2 कदम आगे रहता। एक बार रघुवीर सिंह ने शंकर को पकड़ने के लिए अपने सबसे तेज सिपाही मोहन को भेजा। मोहन ने शंकर का पीछा किया, पर शंकर ने अपने चालाक दिमाग से उसे चकमा दे दिया। शंकर ने मोहन को ऐसी जगह घुमाया जहां से वह खुद ही रास्ता भटक गया। धीरे धीरे शंकर ने अपनी एक टीम बनाई। इसमें गांव के कुछ नौजवान शामिल थे जो शंकर की सोच से प्रभावित थे। वे सभी गरीबों की मदद करना चाहते थे और अमीरों के शोषण के खिलाफ थे। शंकर ने अपनी टीम के साथ मिलकर सोची समझी योजना से चोरियों को अंजाम देना शुरू किया। वे अमीर व्यापारियों, लालची जमींदारों और दूसरे लोगों को निशाना बनाते थे जो दूसरों को लूटते थे। गांव के लोग शंकर की तारीफ करते नहीं थकते थे। उन्होंने उसे एक मसीहा मान लिया था। शंकर भी इस भरोसे को बनाए रखने के लिए अपनी हरकतों को चालाकी से अंजाम देता। वह कभी किसी बेकसूर को नुकसान नहीं पहुंचाता था। एक दिन शंकर को पता चला कि रामलाल और दूसरे अमीर व्यापारी मिलकर गांव की जमीन हड़पने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने गांव वालों को धोखा देकर उनसे उनकी जमीन खरीदने की साजिश रची। शंकर ने अपनी टीम के साथ मिलकर एक बड़ी योजना बनाई। उसने रातों रात इन व्यापारियों के सारे कागजात चुरा लिए और उन्हें गांव वालों के बीच बांट दिया। इसके साथ ही उसने गांव वालों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया। शंकर की बढ़ती लोकप्रियता और अमीरों के खिलाफ उसकी हरकतों ने पुलिस को और चौकन्ना कर दिया। रघुवीर सिंह ने अपनी पूरी ताकत लगाकर शंकर को पकड़ने की कोशिश की, पर शंकर ने हर बार उन्हें मात दी। आखिरकार शंकर ने अपनी आखिरी चोरी को अंजाम दिया और गांव वालों के बीच अपनी असली पहचान बताई। उसने कहा, मैंने यह सब आपके अधिकारों के लिए किया। अब समय आ गया है कि आप खुद अपने हक के लिए लड़ें। शंकर ने गांव छोड़ने के बाद एक नए इलाके की ओर रुख किया। यह इलाका भी अमीरों और गरीबों के बीच भारी असमानता का शिकार था। यहाँ के जमींदार ठाकुर प्रताप सिंह अपनी बेरहमी और शोषण के लिए कुख्यात थे। शंकर ने इस इलाके में अपनी पहचान छिपाकर एक साधारण मजदूर के रूप में काम करना शुरू किया। उसने धीरे धीरे लोगों से दोस्ती की और उनकी समस्याओं को समझा। ठाकुर के जुल्मों के खिलाफ एक नई योजना बनाने के लिए उसने अपनी टीम को बुला लिया। शंकर ने अपनी टीम के साथ मिलकर ठाकुर के गोदाम पर हमला बोला, जहां वह गरीब किसानों से जबरन वसूली गई फसलें और पैसे रखता था। उन्होंने न केवल गोदाम से सारे सामान निकाले, बल्कि ठाकुर के आदमी को भी बंदी बना लिया। शंकर ने किसानों के बीच वह फसल और पैसे बांट दिए। इसके साथ ही उसने ठाकुर को एक संदेश भेजा, जुल्म करने वालों का अंत पक्का है। ठाकुर प्रताप सिंह ने शंकर को पकड़ने के लिए अपने आदमियों को चारों ओर भेजा। उसने शंकर की पहचान और उसके ठिकाने का पता लगाने के लिए बड़ा इनाम घोषित किया, पर शंकर की चालाकी और गांव वालों का साथ उसे हर बार बचा लेता। शंकर ने महसूस किया कि अकेले चोरी करना समस्या का हल नहीं है। उसने इलाके के गरीब किसानों और मजदूरों को इकट्ठा करना शुरू किया। उन्होंने अपने अधिकारों के लिए लड़ने की कसम खाई। यह आंदोलन धीरे धीरे एक क्रांति में बदल गया और लोग शंकर को अपना नेता मानने लगे। शंकर के नेतृत्व में गांव के लोगों ने ठाकुर प्रताप सिंह के खिलाफ एक साथ आंदोलन शुरू किया। उन्होंने ठाकुर की जमींदारी प्रथा और अन्याय भरे लगान सिस्टम को खत्म करने की मांग की। शंकर ने लोगों को उनके अधिकारों के बारे में बताया और उन्हें अपनी जमीन और फसल का मालिकाना हक पाने के लिए लड़ने का हौसला दिया। उन्होंने पंचायतों में सभाएं की, जहां लोगों ने अपनी समस्याओं को खुलकर बताया और उनके समाधान के लिए योजना बनाई। शंकर के बढ़ते प्रभाव से ठाकुर प्रताप सिंह बौखला उठा। उसने अपने आदमियों को गांव में भेजकर डर और दहशत का माहौल बनाने की कोशिश की, पर शंकर ने गांव वालों को ठाकुर के आदमियों के खिलाफ एकजुट होकर खड़े होने के लिए प्रेरित किया। एक रात ठाकुर के आदमियों ने गांव पर हमला किया।
पर शंकर और उसकी टीम ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। गांव के लोगों ने मिलकर ठाकुर के आदमियों को भगा दिया। इस घटना के बाद शंकर की लोकप्रियता और भी बढ़ गई। शंकर ने ठाकुर के अत्याचारों को खत्म करने के लिए एक आखिरी योजना बनाई। उसने ठाकुर के सभी अवैध कागजात और संपत्ति से जुड़े दस्तावेज चुरा लिए। इन दस्तावेजों को उसने सरकारी अधिकारियों तक पहुंचाया। ठाकुर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हुई और उसके सारे अवैध धंधे सामने आ गए। आखिर में ठाकुर प्रताप सिंह को अपनी जमींदारी छोड़नी पड़ी और उसे जेल भेज दिया गया। ठाकुर के जाने के बाद गांव ने पहली बार सच्ची आजादी महसूस की। शंकर ने गांव वालों को एक नई पंचायत व्यवस्था स्थापित करने में मदद की, जहां हर किसी की आवाज सुनी जाती थी। शंकर ने गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में सुधार के लिए भी कदम उठाए। उन्होंने गांव में एक सहकारी समिति बनाई, जहां किसान अपनी फसलें बेच सकते थे और सही दाम पा सकते थे। शंकर ने गांव वालों से कहा, सच्ची ताकत एकता में है। अगर हम मिलकर काम करें तो कोई भी हमें दबा नहीं सकता। इसके बाद शंकर ने उस इलाके को भी छोड़ दिया, क्योंकि वह जानता था कि उसकी जरूरत कहीं और है। पर गांव वाले उसे कभी नहीं भूले। उन्होंने शंकर की याद में एक स्मारक बनवाया और उसे जनता का हीरो घोषित किया। शंकर ने अगले गांव की ओर रुख किया। यहाँ की हालत भी पहले जैसी ही थी। शंकर ने तय किया कि वह यहाँ भी अन्याय और शोषण के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगा। शंकर ने महसूस किया कि सिर्फ अमीरों के खिलाफ खड़े होकर वह गरीबी और अन्याय को खत्म नहीं कर सकता। उसे ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो हमेशा के लिए शोषण को रोक सके। उसने एक योजना बनाई कि वह आसपास के गांवों को एकजुट करके एक मजबूत संगठन बनाएगा। यह संगठन गरीबों के हक की रक्षा करेगा और अमीरों के अत्याचारों के खिलाफ खड़ा होगा। शंकर ने अपने पुराने साथियों को बुलाया और उन्हें अपनी नई योजना के बारे में बताया। उन्होंने कहा, हमें केवल चोरी से नहीं बल्कि संगठित होकर अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। हमें गरीबों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर पैदा करने होंगे। शंकर की योजनाओं की भनक ठाकुर प्रताप सिंह को लग गई। उसने शंकर और उसके साथियों को खत्म करने के लिए एक खतरनाक योजना बनाई। ठाकुर ने अपने आदमियों को गांवों में भेजा और शंकर के ठिकानों का पता लगवाया। एक रात ठाकुर के आदमियों ने शंकर के ठिकाने पर हमला किया, पर शंकर की सतर्कता और गांव वालों के सहयोग से ठाकुर के आदमी हार गए। इस घटना ने शंकर और उसके संगठन को और मजबूत बना दिया। ठाकुर की क्रूरता के खिलाफ शंकर ने गांव वालों को एक किया। उसने सभी गांवों में जाकर सभाएं की और लोगों को उनके अधिकारों के बारे में बताया। शंकर के नेतृत्व में गांव वालों ने फैसला किया कि वे ठाकुर को उनकी जमीनों पर कब्जा करने नहीं देंगे। गांव वालों ने मिलकर एक नई पंचायत बनाई। इस पंचायत का मकसद न्याय दिलाना और गरीबों की मदद करना था। ठाकुर को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और उसने शंकर को मारने की योजना बनाई। ठाकुर ने शंकर को खत्म करने के लिए एक बड़ी साजिश रची। उसने शंकर को धोखे से बुलाकर मारने का सोचा, पर शंकर को इस साजिश की भनक लग गई। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर ठाकुर के महल पर हमला किया। गांव वालों के सहयोग से शंकर ने ठाकुर को हराया और उसे गांव छोड़ने पर मजबूर कर दिया। ठाकुर की हार ने इलाके में एक नई शुरुआत की नींव रखी। शंकर ने गांव वालों को संबोधित करते हुए कहा, हमने ठाकुर को हरा दिया है, लेकिन यह हमारी आखिरी जीत नहीं है। हमें खुद को पढ़ाना होगा, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना होगा। जब तक हम संगठित रहेंगे, कोई हमें कमजोर नहीं कर सकता। गांव वालों ने शंकर की बात मानी और एक नए सवेरे की शुरुआत की। शंकर के संघर्ष ने पूरे इलाके में बदलाव की लहर ला दी। आसपास के गांव भी इस क्रांति का हिस्सा बनने लगे। शंकर के नेतृत्व में सभी ने मिलकर एक ऐसा संगठन बनाया जिसने गरीब की आवाज को बुलंद किया। ठाकुर प्रताप सिंह ने महसूस किया कि शंकर को सीधे पकड़ना आसान नहीं है। उसने एक चालाक योजना बनाई। उसने गांव वालों के बीच अफवाहें फैलाना शुरू की कि शंकर असल में एक मतलबी चोर है जो गरीबों की मदद के नाम पर अपना फायदा कर रहा है। ठाकुर के आदमियों ने छिपकर ऐसी घटनाएं की जिससे शंकर के नाम पर शक फैल सके। गांव में कुछ लोग ठाकुर की बातों में आने लगे, पर शंकर ने यह देखकर हार नहीं मानी। उसने अपनी टीम को यह समझाने में लगा दिया कि सच्चाई खुद को साबित करेगी। शंकर ने गांव वालों का भरोसा फिर से जीतने के लिए एक नई योजना बनाई।
उसने ठाकुर की सबसे बड़ी तिजोरी को निशाना बनाया, जिसमें गरीबों से लूटी गई संपत्ति थी। पर इस बार उसने चोरी चुपके से नहीं की, बल्कि दिन दहाड़े ठाकुर के घर पर हमला बोला। उसने ठाकुर के सामने खड़े होकर कहा, यह संपत्ति तुम्हारी नहीं, यह उन गरीबों की है जिनसे तुमने लूटी है। मैं इसे आज ही वापस करूंगा। ठाकुर के आदमियों ने शंकर को पकड़ने की कोशिश की, पर शंकर की टीम ने उन्हें काबू में कर लिया। शंकर ने तिजोरी का सारा सामान गांव के चौपाल पर लाकर रखा और सभी गांव वालों को बुलाया। उसने कहा, यह वह संपत्ति है जिसे आपसे छीना गया। अब यह आपका है, लेकिन फैसला आपको करना है। आप चाहें तो ठाकुर को दंड दें या उसे माफ कर दें। गांव वालों ने फैसला लिया कि ठाकुर को गांव छोड़कर जाना होगा और उसने जो अन्याय किया है उसकी भरपाई करनी होगी। ठाकुर ने शर्मिंदगी से गांव छोड़ दिया। गांव वालों ने शंकर को अपना नेता मान लिया। शंकर ने यह जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए कहा, मैं यहाँ का राजा नहीं, बल्कि आपका सेवक हूं। हमारा मकसद है कि अब कोई अमीर गरीब का शोषण न करे। हम सभी मिलकर इस गांव को न्याय और समानता का प्रतीक बनाएंगे। गांव में अब खुशहाली का माहौल था और शंकर ने एक नई क्रांति की नींव रख दी। गांव की खुशहाली के बावजूद शंकर को एहसास था कि दूसरे इलाकों में भी कई लोग अन्याय का सामना कर रहे हैं। उसने अपने साथियों से कहा, हमें सिर्फ इस गांव में नहीं रुकना चाहिए, जहां भी अन्याय होगा हम वहां जाएंगे। इस तरह शंकर और उसकी टीम ने आसपास के इलाकों में जाकर लोगों की मदद करना शुरू किया। उन्होंने गरीबों के हक के लिए लड़ाई लड़ी और अमीरों के शोषण को खत्म करने की कोशिश की। एक दिन शंकर को खबर मिली कि एक बड़े व्यापारी ने कई गांवों की जमीन हड़प ली है। शंकर ने अपनी टीम के साथ मिलकर उस व्यापारी के मुख्य गोदाम पर हमला करने की योजना बनाई। ये उनका अब तक का सबसे बड़ा काम था। शंकर ने कहा, यह हमारी आखिरी और सबसे बड़ी लड़ाई होगी। अगर हम कामयाब हुए तो कई गांवों की किस्मत बदल जाएगी। उनकी योजना खतरनाक थी, पर उनकी नीयत और हिम्मत ने उन्हें आगे बढ़ने का साहस दिया। शंकर और उसकी टीम ने व्यापारी के गोदाम पर हमला किया। उन्होंने वहां से सारे कागजात और संपत्ति निकालकर गांव वालों में बांट दी। पर इस बार पुलिस ने शंकर और उसकी टीम को घेर लिया। शंकर ने अपनी टीम को बचाने के लिए खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। उसने कहा, अगर मेरी गिरफ्तारी से लोगों का भला होता है तो मैं यह कुर्बानी देने को तैयार हूं। गांव वालों ने शंकर को छुड़ाने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। उनकी एकता और हिम्मत ने सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया और शंकर को रिहा कर दिया गया। शंकर ने अपने जीवन को लोगों के हक की लड़ाई के लिए समर्पित कर दिया। उसने गांव वालों को यह सिखाया कि अगर वे एकजुट हों तो कोई भी ताकत उन्हें अन्याय से नहीं रोक सकती। ठाकुर प्रताप सिंह ने शंकर को पकड़ने के लिए एक नई चाल चली। उसने गांव के कुछ लोगों को पैसे का लालच देकर शंकर की जानकारी जुटाने के लिए तैयार किया। इन लोगों ने शंकर की हरकतों पर नजर रखनी शुरू कर दी। एक दिन शंकर और उसकी टीम एक गुप्त मीटिंग कर रही थी। तभी ठाकुर के आदमी अचानक वहां पहुंच गए। उन्होंने शंकर को पकड़ने की कोशिश की, पर शंकर की चतुराई ने उसे बचा लिया। शंकर ने अपनी टीम के साथ जंगल के रास्ते भागकर खुद को सुरक्षित किया। ठाकुर की बढ़ती साजिशों के बीच शंकर ने गांव वालों से मिलकर एक सभा की। उसने सभी को बताया कि ठाकुर का असली मकसद क्या है और कैसे वह सबकी जमीन और अधिकार छीनने की कोशिश कर रहा है। गांव वाले शंकर की बातें सुनकर गुस्से में आ गए। उन्होंने शंकर का साथ देने का फैसला किया। ठाकुर को सबक सिखाने के लिए उन्होंने अपनी ताकत और एकजुटता दिखाने की तैयारी शुरू कर दी। शंकर ने अपनी टीम के साथ मिलकर ठाकुर की हवेली को निशाना बनाने की योजना बनाई। उन्होंने ठाकुर के खजाने और उसकी गुप्त दस्तावेजों को चुराने का फैसला किया, जिनमें गांव वालों की जमीन से जुड़े कागजात थे। रात के अंधेरे में शंकर और उसकी टीम ठाकुर की हवेली में घुसी। उन्होंने बड़ी चालाकी से खजाना और दस्तावेज चुरा लिए। सुबह होते ही यह दस्तावेज गांव वालों के बीच बांट दिए गए। जब ठाकुर को इस चोरी की खबर मिली तो वह आग बबूला हो गया। उसने अपने आदमी भेजकर शंकर को पकड़ने का हुक्म दिया, पर इस बार शंकर ने खुद गांव वालों को सामने आने और अपनी जमीन का हक मानने के लिए तैयार किया। गांव वाले हथियार लेकर ठाकुर के दरबार में पहुंचे और अपनी जमीन वापस मांगी। ठाकुर के आदमियों ने उनका सामना करने की कोशिश की, पर गांव वालों की एकता और साहस ने उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया।
शंकर ने अपना अगला कदम एक दूर दराज गांव की ओर बढ़ाया, जहां लोग अब भी पुराने तरीके से जीवन जी रहे थे। वह जानता था कि यहाँ भी ठाकुर जैसे जमींदार और उनके लोग गरीबों का शोषण कर रहे होंगे। शंकर ने अपने पुराने साथियों से संपर्क किया और उनका साथ पाने के बाद वह उस गांव में पहुंचा। वहां पहुंचते ही शंकर ने सबसे पहले गांव वालों से मुलाकात की। उसने उन्हें बताया कि उनके पास अधिकार है और उन्हें अपने हक के लिए खड़ा होना चाहिए। धीरे धीरे गांव वाले शंकर के साथ जुड़ने लगे और उसने अपने नेतृत्व में एक नई क्रांति की शुरुआत की। ठाकुर प्रताप सिंह, जो पहले ही कई बार हार चुका था, अब भी अपनी ताकत का घमंड किए बैठा था। उसने शंकर को खत्म करने के लिए फिर से एक योजना बनाई। इस बार उसने अपने आदमियों को शंकर के साथियों के बीच घुसपैठ करने और उन्हें भ्रमित करने के लिए भेजा। कई लोग जो पहले शंकर के साथ थे, अब उसे धोखा देने लगे, पर शंकर की सूझबूझ ने उसे इस नई चुनौती से निपटने का तरीका सिखाया। उसने अपने साथियों को भरोसा दिलाया कि सिर्फ एकता में शक्ति है। शंकर ने उन लोगों से मुलाकात की जो धोखा देने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें यह समझाया कि जो सही रास्ता है वही उनके भविष्य को बेहतर बना सकता है। इसके बाद वे वापस शंकर के साथ हो गए। शंकर और उसके साथियों ने ठाकुर प्रताप सिंह के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा बनाया। इस बार उनका निशाना ठाकुर के धन और संसाधनों को छीनना नहीं था, बल्कि उसे पूरी तरह से उसके कब्जे से बाहर निकालना था। गांव वालों के बीच शंकर की नीतियों और संघर्ष के प्रति विश्वास ने उसे मजबूती दी। शंकर ने हर कदम पर गांव वालों के साथ मिलकर काम किया। गांव में बदलाव की हवा बहने लगी और ठाकुर को अपनी हार साफ दिखने लगी। वह किसी भी कीमत पर शंकर से बदला लेने के लिए तैयार था, पर शंकर ने उसे हर मोड़ पर मात दी। अंत में ठाकुर को गांव छोड़ने और अपनी सत्ता का त्याग करने पर मजबूर होना पड़ा। कई सालों बाद शंकर को एक इज्जतदार नेता के रूप में पहचाना जाने लगा। उसकी संघर्ष की कहानी हर गांव और शहर में गूंजने लगी। शंकर की पहचान केवल एक हीरो के रूप में नहीं थी, बल्कि वह एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे जिन्होंने समाज को बदलने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी। पर शंकर ने कभी भी इस पहचान को महत्व नहीं दिया। वह जानता था कि सच्ची पहचान तब होती है जब आप दूसरों के जीवन में बदलाव लाते हैं, न कि जब आप अपने नाम की पूजा करवाते हैं। वह मानता था कि उसकी सफलता का असली कारण उसके उन आदर्शों और संघर्षों में था जिन्हें उसने कभी नहीं छोड़ा। आखिरकार शंकर ने अपने जीवन के आखिरी सालों को एक शांत जगह पर बिताने का फैसला लिया। वह जानता था कि उसकी यात्रा पूरी हो चुकी थी, पर उसका मिशन अब भी जिंदा था। शंकर ने अपने गांव लौटने का मन बनाया, जहां उसने शुरुआत की थी। यहां वह किसानों, मजदूरों और दूसरे संघर्षशील लोगों के साथ अपना समय बिताने लगा। वह अब एक संतुष्ट व्यक्ति था, क्योंकि उसने जो सपना देखा था वह अब सच हो चुका था। उसकी कड़ी मेहनत और संघर्ष ने समाज में बहुत बड़े बदलाव किए थे। वह किसी भी बाहरी इनाम या पहचान के बजाय अंदरूनी संतोष से भरा हुआ था। शंकर का स्वास्थ्य अब कमजोर हो चुका था और उसे एहसास था कि समय बहुत जल्दी खत्म हो रहा था। उसने अपना आखिरी संदेश गांव के लोगों तक पहुंचाने का फैसला किया। एक शाम गांव के बच्चों और बुजुर्गों को इकट्ठा कर उसने अपना आखिरी भाषण दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, शंकर ने कहा, मेरे लिए यह जीवन एक संघर्ष था, पर मुझे यह महसूस हुआ कि असली लड़ाई बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर होती है। जब हम अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं, तभी हम बाहरी दुनिया में बदलाव ला सकते हैं। आप सभी से एक निवेदन है, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करें, पर हमेशा सच्चाई, न्याय और शांति का पालन करें। उसने अपनी आखिरी इच्छा बताई, मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे याद रखे, पर मैं चाहता हूं कि मेरी यात्रा से कुछ सबक मिले और हम सभी मिलकर इस समाज को और बेहतर बनाएं। शंकर का निधन उस रात शांति से हुआ। गांव के लोग उसे श्रद्धांजलि देने आए और उसकी कड़ी मेहनत और संघर्ष को याद करते हुए उसकी यादों को जिंदा रखा। शंकर का जीवन एक प्रेरणा बन चुका था। उसकी कहानी न केवल गांवों तक सीमित रही, बल्कि शहरों और दूर दूर के इलाकों तक फैल गई। शंकर के निधन के बाद उसके विचार और कार्यों का प्रभाव धीरे धीरे और गहरा होता गया। वह अब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक आंदोलन का प्रतीक बन चुका था।
उसके द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रमों, योजनाओं और सुधारों ने समाज के हर हिस्से को प्रभावित किया। गांव के बच्चे जो कभी उसके साथ खेले थे, अब बड़े हो गए थे और उन्होंने शंकर के सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में उतारना शुरू किया था। महिलाएं जो कभी घर के भीतर सीमित रहती थी, अब खुद को आजाद महसूस करने लगी थी। शंकर ने हमेशा यह सिखाया था कि महिलाएं किसी भी समाज की रीढ़ होती हैं और उनकी शक्ति को पहचानना और सशक्त करना समाज के लिए बहुत जरूरी है। गांव में नए स्कूल, अस्पताल और सड़कों का निर्माण हुआ। बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लगी और युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिले। शंकर का यह सपना था कि हर व्यक्ति को समान अवसर मिले और वह अपने सपनों को पूरा कर सके। शंकर के विचारों और कार्यों ने उसे कई चेले दिए। उसकी शिक्षाओं को अपनाकर कई लोग समाज सेवा के क्षेत्र में आ गए। एक समय था जब शंकर अकेला खड़ा था, पर अब उसके जैसे लोग हर गांव और शहर में खड़े थे। इन चेलों ने शंकर के विचारों को फैलाने का काम शुरू किया। वे न केवल समाज के कमजोर वर्गों के लिए काम कर रहे थे, बल्कि उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और अधिकारों की रक्षा के लिए भी बड़े कदम उठाए। शंकर के सिद्धांतों ने एक नई जागरूकता पैदा की थी और अब वह सब कुछ बदलने की दिशा में काम कर रहे थे, जिसमें सबसे बड़ा बदलाव सोच का था। समय के साथ शंकर की यादें और विचारों की धारा और भी मजबूत हुई। उसने एक नई पीढ़ी को न केवल संघर्ष करना सिखाया, बल्कि यह भी सिखाया कि कैसे संयम और धैर्य से समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। उसकी सच्ची विरासत यह थी कि उसने समाज को एक बेहतर भविष्य देने की दिशा में काम किया था और ये काम अब भी जारी था। हर साल शंकर की पुण्यतिथि पर गांव में एक सभा की जाती थी। इसमें पुराने साथी, चेले और नए लोग शामिल होते थे। वे उसकी सिखाई हुई बातों पर सोचते और एक दूसरे को प्रेरित करते कि वे अपने समाज की बेहतरी के लिए क्या योगदान दे सकते हैं। शंकर की मृत्यु के बाद भी उसका काम कभी रुका नहीं। गांव और उसके आसपास के क्षेत्रों में एक नई हवा का एहसास होने लगा। उसने हर व्यक्ति में यह समझ पैदा की थी कि समाज तभी बदल सकता है जब हम खुद को बदलें और अपने भीतर की शक्ति को पहचानें। गांव में उसके नाम पर एक लाइब्रेरी और शिक्षा केंद्र स्थापित किया गया था, जहां लोग उसकी जीवन यात्रा और कार्यों के बारे में जानने आते थे। यहाँ उसकी किताबें, विचार और उसके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में जानकारी दी जाती थी, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उससे प्रेरणा ले सकें। शंकर की यात्रा भले ही शरीर से खत्म हो गई थी, पर उसकी आत्मा हमेशा के लिए अमर हो गई। उसकी शिक्षा, संघर्ष और आदर्श आज भी जिंदा है। समाज में वह हमेशा एक हीरो के रूप में याद किया जाएगा, जिसने अकेले ही अपने गांव से लेकर पूरे समाज में बदलाव की बयार बहाई। शंकर का जीवन और कार्य आज भी उन लोगों के दिलों में जिंदा है जिन्होंने उसे देखा और समझा। उसकी विचारधारा अब एक आंदोलन में बदल गई थी, जो न केवल गांव बल्कि दूर दूर तक फैल चुका था। उसने समाज में जागरूकता पैदा की थी, जो आज भी लोगों की जिंदगी में अच्छे बदलाव ला रही थी। गांव में अब सब कुछ बदल चुका था। लोग शिक्षा के महत्व को समझने लगे थे। महिलाएं घरों से बाहर निकलकर खुद को साबित कर रही थी और युवाओं में एक नई उम्मीद और ऊर्जा भर चुकी थी। शंकर के चेले अब एक बड़े संगठन में बदल चुके थे, जो समाज के हर क्षेत्र में काम कर रहा था। जैसे जैसे शंकर के विचार फैलते गए, उसने कुछ ऐसे मुख्य सिद्धांत दिए जो आज भी लागू होते हैं। उसने हमेशा यह सिखाया था कि समाज में बदलाव तभी संभव है जब हर व्यक्ति खुद को जिम्मेदार समझे। यह केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए जरूरी था। शंकर ने अपने चेलों को सिखाया कि सबसे जरूरी चीज खुद पर विश्वास करना है। अगर हम अपने सपनों और लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करते हैं, तो किसी भी चुनौती का सामना करना आसान हो जाता है। शंकर के सिद्धांतों ने समाज की पहचान को फिर से परिभाषित किया। जो समाज पहले निराश था, अब उसमें आत्मविश्वास और उम्मीद भर चुकी थी। यह बदलाव धीरे धीरे और पक्का आया था, क्योंकि शंकर ने समाज को सिखाया था कि केवल बाहरी बदलाव ही जरूरी नहीं होते, बल्कि सोच में बदलाव भी उतना ही आवश्यक है। अब लोग किसी भी तरह की कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार थे। शंकर का योगदान सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे समाज और देश के लिए था। शंकर का नाम अब एक प्रेरणा का स्रोत बन चुका था। उसकी शिक्षाओं का असर हर दिशा में महसूस किया जा रहा था।
उसके बाद भी लोग उसके विचारों को अपने जीवन में उतार रहे थे। शिक्षा, समाज सेवा और समानता के प्रति उसकी लगन ने उसे एक अमर जगह दिलाई थी। वह अब सिर्फ एक इंसान नहीं था, बल्कि समाज सुधार के एक प्रतीक के रूप में पहचाना जाने लगा था। उसके सिद्धांतों को न केवल उसका गांव, बल्कि पूरे देश में सम्मान मिला। शंकर के चेले अब उसके विचारों को और फैलाने के लिए तैयार थे। उन्होंने एक नया कदम उठाया जो समाज में और भी बड़ा बदलाव लाने का संकेत था। शंकर के विचारों पर आधारित एक नई किताब प्रकाशित हुई जो उसकी पूरी यात्रा, संघर्ष और जीवन के सिद्धांतों का विवरण करती थी। इस किताब ने न केवल पुराने चेलों को प्रेरित किया, बल्कि नए लोगों को भी जोड़ लिया। वहीं कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने शंकर के कार्यों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग पहल की शुरुआत की, जैसे महिलाओं के अधिकार, शिक्षा का प्रचार और समाज में मेल जोल लाने के लिए नई योजनाएं बनाई। शंकर का सपना अब धीरे धीरे पूरे देश में आकार लेने लगा था। समय के साथ शंकर का नाम अब एक महान नेता के रूप में याद किया जाने लगा। उसने समाज में एक मजबूत बदलाव की नींव रखी थी जो आने वाली पीढ़ियों तक प्रभावित करेगा। शंकर की शिक्षाएं कभी भी पुरानी नहीं हो सकती थी, क्योंकि वे न केवल उस समय की परिस्थितियों के अनुसार थी, बल्कि आज के समय में भी काम की है। शंकर की शिक्षाएं आज भी लोगों के जीवन में एक बड़ी भूमिका निभाती है। उसके द्वारा दिए गए संदेशों में सच्चाई, समानता और शिक्षा के महत्व की बात की गई थी, जो आज भी हर समाज में लागू होती है। शंकर ने हमें यह सिखाया कि समाज में बदलाव लाने के लिए हमें पहले खुद में बदलाव लाना होगा। उसका जीवन इस बात का उदाहरण था कि जब किसी व्यक्ति में आत्मविश्वास और संघर्ष की भावना हो, तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। आज के समय में भी जब लोग जीवन की अलग अलग मुश्किलों का सामना करते हैं, शंकर के सिद्धांत उन्हें प्रेरित करते हैं। खासकर युवाओं को यह संदेश दिया जाता है कि वे कभी हार न माने और अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहे। समाज के लिए काम करने का उसका तरीका और सोच आज भी लोगों को रास्ता दिखाती है। शंकर का प्रभाव अब सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहा था, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसकी शिक्षाओं का असर दिखने लगा था। अलग अलग देशों में उसके चेले समाज सुधार के लिए काम कर रहे थे। उसकी विचारधारा का फैलाव न केवल एशिया, बल्कि यूरोप और अफ्रीका में भी हुआ। अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शंकर के विचारों पर चर्चा होने लगी। उन्होंने समाज में समानता, शिक्षा और महिलाओं के अधिकारों को लेकर जो काम किया था, वह अब दुनिया भर में माना जाने लगा। शंकर की प्रेरणा ने दुनिया भर के आंदोलनों को एक नई दिशा दी, जहां पर शांति, समानता और समृद्धि की बात की जाती थी। शंकर के चेले अब अपने गुरु के विचारों को और भी आगे बढ़ाने में जुट गए थे। उन्होंने शंकर के सिद्धांतों पर आधारित कई कार्यक्रम और योजनाएं शुरू की थी। कई स्कूलों और संस्थानों में शंकर की शिक्षाएं पढ़ाई जाती थी और कई सामाजिक संस्थाएं उसकी विरासत को आगे बढ़ा रही थी। शंकर का संदेश अब एक जन आंदोलन में बदल चुका था। महिलाओं की शिक्षा, बच्चों के अधिकार और समाज में हर वर्ग को समान अवसर देने की दिशा में कई कदम उठाए गए। शंकर के चेले अब समाज के अलग अलग क्षेत्रों में बदलाव लाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे थे और उनकी मेहनत से ही समाज में एक पक्का बदलाव आया था। शंकर का निधन हुआ, लेकिन वह अपनी शिक्षाओं और कार्यों के कारण अमर हो गए। उसकी अंतिम संस्कार में हजारों लोग शामिल हुए जो उसकी शिक्षाओं से प्रेरित थे। शंकर ने जीवन भर समाज की सेवा की थी और अब उसकी मृत्यु के बाद भी उसकी विरासत जिंदा रही। शंकर की याद में कई संस्थाएं बनाई गई, जिनका मकसद समाज के सबसे कमजोर वर्ग की मदद करना था। शंकर के सिद्धांतों को सिखाने के लिए कई लाइब्रेरी, स्कूल और संस्थान बनाए गए। उसकी विरासत आज भी शंकर का प्रभाव आने वाली पीढ़ियों तक जारी रहेगा। उसके कार्यों और विचारों ने समाज को एक नई दिशा दी और आने वाली पीढ़ियां उसे अपने जीवन में अपनाती रहेंगी। उसकी शिक्षा यह दिखाती है कि समाज में हर व्यक्ति का योगदान जरूरी होता है और हर किसी को समान अवसर मिलने चाहिए। आज भी जब लोग शंकर के बारे में बात करते हैं, तो उनके चेहरे पर गर्व और सम्मान होता है। शंकर का जीवन न केवल भारत, बल्कि पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणा बन चुका है और उसकी शिक्षाएं समाज में सुधार और बदलाव लाने के लिए हर पीढ़ी के लिए एक मार्गदर्शन बनी रहेंगी। तो प्यारे दर्शकों,
ये थी शंकर की कहानी, एक ऐसे चोर की जो दिलों पर राज करता था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कैसे एक व्यक्ति की हिम्मत और निष्ठा पूरे समाज को बदल सकती है। जीवन में जब भी आपको लगे कि अन्याय हो रहा है, तो शंकर की तरह एकजुट होकर आवाज उठाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।